आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे बॉन्ड के बारे में जिसमें एटम्स अपनी दोस्ती निभाते हैं। ये है कोवैलेंट कंपाउंड्स। हेलो डियर बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग? आई एम टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसके हम कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे आज? कोवैलेंट कंपाउंड्स और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो कितना प्यारा मैंने एनिमेशन लगाया हुआ है। अब मैम ये क्या है वो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो टॉपिक्स इन द चैप्टर। चैप्टर में भैया कौन कौन से टॉपिक है? सबसे पहले तो मैं पेन सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो भैया इंपॉर्टेंट है, तभी तो तुम्हें पता चल पाएगा कि ये चैप्टर किस चीज के बारे में। ठीक है, व्हाट्स दिस चैप्टर अबाउट। फिर द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? कार्बन का वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल मतलब क्या होता है? वर्स। ठीक है, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन कार्बन कंपाउंड्स की एंड इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स और सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैम ये सारा क्या हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे? तो नहीं, ठीक है, हम टॉपिक वाइज चलेंगे ताकि हम ओवरलोड ना हो जाए। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अपन डिस्कस करते हैं कि भैया कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले ना अपने को दो चीजें पता होनी जरूरी है। पहली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं और दूसरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं। कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ये 9th क्लास में तुम लोग पढ़ के आए होंगे। और वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि H2O, तो H2O में दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है हाइड्रोजन एक है ऑक्सीजन। अब दोनों किस रेशो में होते हैं? दोनों रेशो में होते हैं 1:8 बाय मास। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पूरी 9th तो पढ़ाने नहीं बैठी हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग तो मिल जाए कि कंपाउंड्स किसको बोलते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब मैम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं, यहां पर मैं लिख देती हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट्स होते हैं। मैम और नहीं हो सकते? तो बच्चा और भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। अपन इसको टॉपिक 2 में ना नॉमेनक्लेचर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तुम लोग इंट्रो पार्ट जान लो क्योंकि अपन इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले एलिमेंट्स तो जरूर प्रेजेंट होंगे। मैम ऐसे तो समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल दीजिए आप। तो मैं इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ, C6H12O6। ठीक है, फिर दूसरा होता है बच्चा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें या तो कार्बन होता है या तो हाइड्रोजन होता है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ना एक साथ नहीं होते। ठीक है मैम, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तुम लोगों ने बेटा 10th में अच्छा वैसे तुम पढ़ोगे अभी, जब तुम्हारा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर आएगा उसमें तुम पढ़ोगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना। फोटोसिंथेसिस की मतलब तुम एडवांस्ड डेफिनेशन पढ़ोगे जहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं आपस में और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं ना, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है? यही तो है, C6H12O6। ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो तुम लोगों को तब समझ में आ जाएगा कि कृतिका मैम ने बताया था। ठीक है, कि अपन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कार्बन है या तो सिर्फ हाइड्रोजन है, दोनों एक साथ नहीं है। वही बेटा ग्लूकोज को अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये दो तो जरूर होंगे, इट्स मैंडेटरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ छूटा तो नहीं है इस वाली स्लाइड पर? हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन्स एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेटा हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने? सेल से। ठीक है, सेल हमारी बेसिक यूनिट है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वो जो सेल है, सेल किससे मिलकर बना है? तो बेटा सेल जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन इन सब से मिलकर ही बना है, इन सब एटम्स, इन सब एलिमेंट से मिलकर ही बना है। ठीक है, तो जितने भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे मिलकर बने हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, है ना, है तो लिविंग ही। चलो नेक्स्ट, द कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? अच्छा कभी तुम लोगों से ऐसा हुआ है कि तुम लोग बढ़िया एग्जाम में बैठे हुए हो, अब तुम्हारे पास ब्लू पेन है। ठीक है, यहाँ चलो मैं दो डायग्राम बनाती हूँ, है ना। ये है एक इंसान। ठीक है, इसका नाम अपन दे देते हैं सोनू और दूसरे वाले का नाम मैं दे देती हूँ मोनू। ठीक है,
अब सोनू के पास क्या है, ब्लू पेन है, और जो मोनू है उसके पास ब्लैक पेन है। अब तुम क्वेश्चन लिखते हो बेटा ब्लैक पेन से, लिखते हो ना मैम, हम तो निठल्ले, हम तो सिर्फ एक ही पेन लेके घूमते हैं, ठीक है। तो बेटा जो सिंसियर बच्चे हैं, सोनू और मोनू थे बड़े ही, है ना, बड़े ही निहायती सिंसियर बच्चे है ना। तो मोनू के पास था ब्लैक पेन जिससे वो क्वेश्चन लिखेगा, सोनू के पास था ब्लू पेन, ठीक है। ये ब्लू पेन लाना भूल गया और सोनू ब्लैक पेन लाना भूल गया, ये इससे आंसर लिखेगा। तो इन दोनों ने सोचा कि जरूरत तो हम दोनों को है पेन्स की, ठीक है। सोनू को ब्लू पेन की जरूरत है, ब्लैक पेन की जरूरत है, और मोनू को ब्लू पेन की जरूरत है। तो इनने सोचा कि अपन अदला बदली कर लेते हैं, मतलब शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो उसके बाद मैं तेरे को पेन दे दूंगा, फिर उसके बाद तू क्वेश्चन लिख लेना, तब तक मैं ब्लू पेन से आंसर लिख लूंगा। ऐसे वो शेयरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, टेम्पररी बॉन्ड ही सही बट एक बॉन्ड तो बन गया ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। अब मैम इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो भैया 9th क्लास अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि पूरी 9th क्लास तो बेटा 10th क्लास में नहीं पढ़ा सकती, तब भी मैंने बेसिक्स तो क्लियर कर दिए, ठीक है। सो कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन हमेशा क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। क्या होता है ये, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस में हो रही होती है, दो एटम्स के बीच में हो रही होती है, ठीक है। आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। मैम एग्जाम्पल भी दे दीजिए तो हमें चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो चलो मैं तुमको एग्जाम्पल देती हूँ, और उससे पहले ना मैं तुमको रीजन बताती हूँ। उससे पहले मैं तुमको रीजन बताऊंगी कि बेटा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते क्यों हैं, मतलब शेयरिंग क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर तुमने ये चीज पढ़ी होगी NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो अपना टेबल सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट मतलब जो अपना कॉमन सॉल्ट होता है, नमक जो अपन खाने वाने में डालते हैं वो, ठीक है। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा 9th का बेसिक है ना। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भैया, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2 8 1। और क्लोरीन का क्या होता है, 2 8 7, ठीक है। अब सोडियम क्या करता है बेटा, इसको अगर किसी भी एटम को अगर स्टेबल होना है तो ये कंडीशन जरूरी है कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए, ठीक है। जैसे सोडियम है ना, बीच में मैं एटम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ, ये 9th का है बट ठीक है भैया, अगर नहीं पढ़ के आए हो तो ये चैप्टर समझ में भी नहीं आएगा, तो थोड़ा बेसिक में बता देती हूँ कि बेटा जैसे एटम के बीच में क्या होता है, बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उस न्यूक्लियस में बैठे रहते हैं पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं प्रोटॉन, और न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन्स जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जहां न्यूट्रल चार्ज होता है। फिर इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। पहली वाली शेल को बोलते हैं के, फिर दूसरी वाली को एल एम, ऐसे। तुमको 3 शेल से ज्यादा का काम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। फिर उसके बाद थर्ड शेल में बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो अपन ने वो यहां डाल दिया। अब अगर किसी भी एटम को स्टेबल होना है तो उसको बेटा अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने जरूरी होते हैं। आउटर मोस्ट शेल को ना अपन वैलेंस शेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, वैलेंस मतलब लास्ट शेल, ठीक है। अब सोडियम को अगर अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, ठीक है। अगर उसको ये अटेन करना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तब जाकर वो स्टेबल होगा, है ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में, या तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। अब बेटा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज्यादा आसान है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना ज्यादा आसान है, क्या ज्यादा आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8। लेकिन बेटा अब अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया तो बेटा जो दानवीर करण होता है उसको अपन बड़ा पॉजिटिव मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो सोडियम ने क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सोडियम के ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया Na+। और जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको अपन बोलते हैं आयन। तो सोडियम अभी क्या हुआ, आयन हुआ, ठीक है।
क्लोरीन के केस में देख लेते हैं। इसके अब बार बार इसका डायग्राम बनाने की मुझे जरूरत तो नहीं है वैसे, ठीक है, तुम लोग इतना तो समझ गए होगे। अब बेटा क्लोरीन है, तो क्लोरीन को आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने, तो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, ठीक है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या तो बेटा वो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे उसकी वैलेंस शेल में। तो क्या ज्यादा आसान है भैया, 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी जाती है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना? तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्लोरीन के लिए ज्यादा इजी है। तो क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम तो भैया एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए उधार बैठा ही था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बेटा जो कर्जा ले लेता है किसी से उसको अपन क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। इसलिए जो क्लोरीन है उसके ऊपर बेटा एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट ले रहा होता तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता, 3 ले रहा होता तो उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है। चलो अब यहां पर है Na पॉजिटिव, यहां पर है Cl नेगेटिव, ये दोनों है आयंस, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस है। आयंस के बीच में जो बॉन्ड बना, क्योंकि एक ने दिया एक ने लिया, तो एक लेन देन वाला रिश्ता तो बेटा बन ही गया ना, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना, क्योंकि आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो इस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसमें पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कोई आधा अधूरा ऐसा कुछ नहीं चलता है, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं ना, ये आयनिक बॉन्ड था जो मैंने थोड़ा इंट्रो दे दिया तुमको। अब कोवेलेंट बॉन्ड देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है। कार्बन का केस देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि मैम अपन कार्बन के ऊपर एक चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब और भी तो एलिमेंट्स हैं लेकिन उनके ऊपर अपन इतना मतलब पूरा कोई चैप्टर डिस्कस क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। आगे की क्लासेस में भी तुमको सल्फर है ना या नियॉन, इनके ऊपर कोई चैप्टर नहीं आएगा, तुम्हें कार्बन और उसके कंपाउंड्स पर ही क्यों चैप्टर आया है? क्योंकि बेटा अपने जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 118। उस 100 जो 18 एलिमेंट्स है उसमें से एक कार्बन को हटा दो तो बच गए 117 एलिमेंट्स। तो बेटा 117 एलिमेंट्स भी इतने कंपाउंड्स नहीं बना सकते दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर जितने कंपाउंड्स एक लौता कार्बन बना लेता है। तो मतलब कार्बन बहुत बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी रखता है जितने बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स भी एक दूसरे से कंबाइन होकर नहीं बना पाते, ठीक है। इसलिए अपन कार्बन के ऊपर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब कार्बन जो होता है ना वो क्या करता है बेटा, शेयरिंग। अभी अपन ने देखा कि एटम स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है जैसे क्लोरीन ने किया था, है ना, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लेकिन मैडम यहाँ पर कार्बन के केस में तो शेयरिंग हो रही है, ऐसा क्यों? कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सबसे पहले तो देख लो कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कार्बन का? 2 4, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा होता ये ना कि ये है उसका न्यूक्लियस, उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है। अभी प्रोटॉन्स की बात करते हैं क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इस टॉपिक के लिए। 6 प्रोटॉन है ना। अब एक बात बताओ, अगर बेटा कार्बन, अच्छा ये फर्स्ट शेल में तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए और सेकंड शेल में मैंने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अगर बेटा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब लूज कर सकते हैं तो गेन करके स्टेबल हो सकता है। अगर कार्बन ने बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो बेटा फिर वो स्टेबल ही नहीं रह पाएगा, वो जिंदा ही नहीं बचेगा बेटा। ऐसा क्यों? क्योंकि यार 6 प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और 6 प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है और कार्बन का एटम छोटा सा होता है, ठीक है। अब ये बात है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर कार्बन का एटम लूज करेगा तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने में उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। अच्छा आप अगर जिसके बहुत क्लोज होते हो, कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर वगैरह, कोई भी फ्रेंड भी हो सकते हैं, आप अगर किसी से बहुत ज्यादा क्लोज हो, बहुत सालों की दोस्ती है, ठीक है, अगर आप उनसे अलग हो गए तो आपको अलग होने बहुत मतलब मुश्किल होगी, ठीक है। उसी तरीके से ये कार्बन है, तो कार्बन के पास बेटा 6 प्रोटॉन्स है और इसका एटम बहुत छोटा होता है ना। इसके जो शेल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बहुत पास पास होते हैं।
तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो उसने जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उसको अच्छे से जकड़ा हुआ है, अच्छे से पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि कार्बन ही फिर अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैम ठीक है वो लूज नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेप्ट तो कर सकता है, तो बेटा वो भी नहीं कर सकता। अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए तो बेटा इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और बेटा 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज कम है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, ठीक है। इसलिए कार्बन क्या करता है, कार्बन शेयरिंग करता है, ठीक है। अब आया समझ में, आगे देखते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ये रीजन जो मैंने तुमको लिख कर समझाया वो वहां पर यहाँ पर टाइप्ड है, ठीक है। तो देख लेते हैं, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मीनिंग होता है बेटा 4, तो बेटा कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। वैलेंट मतलब वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय ईदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या है ना, आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता, ना वो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। गेन क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि 4 मतलब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। और वो लूज भी नहीं कर पा रहे बेचारा, ना घर का ना घाट का, ठीक है। तो बीच में कहीं फंस जाते हैं, शेयरिंग करता है ना। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव भी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए। सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर कार्बन एटम। तो कार्बन क्या करता है, वो सोचता है कि मैं अपने ही दोस्त कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता हूं। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर दोस्ती निभाते हैं, ठीक है। कैसे, शेयरिंग वाला बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और विद अदर एलिमेंट एंड अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो कार्बन होता है या तो कार्बन के साथ दूसरा बॉन्ड बनाएगा या तो किसी और एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है ना, शेयरिंग करता है। और क्या अटेन करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ओके। लेकिन हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो 2 में खुश हो जाता है ना। अगर उसके ड्यूप्लेट पूरा हो गया तो भी वो उसको स्टेबल माना जाएगा। The atoms of other elements like hydrogen, oxygen and nitrogen, chlorine also form bonds by sharing of electron. ये सारे जो एटम्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बेटा सिलसिला देख लो। इस हाइड्रोजन के पास, मतलब हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसका ड्यूप्लेट पूरा होना चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन आए, उनने सोचा कि चलो शेयरिंग कर लेते हैं, तू भी खुश मैं भी खुश, ठीक है, चलो फायदे का सौदा हो गया। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इन दोनों ने मिलकर बेटा कर ली शेयरिंग। इस बीच वाले जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनको क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। अब बेटा इसको अपन कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, HH। अब दोनों हाइड्रोजन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन देकर शेयरिंग की, इसलिए इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट मतलब जो शेयरिंग से बना है। अब मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बेटा शेयरिंग से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बेटा आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर अपन 1 2 3 4 5 6 क्रॉस से भी बना सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, वो अपन आगे और डिस्कस करेंगे। क्रॉस से भी बना सकते हो और ऐसे डॉट भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ऑक्सीजन आइटम भी देख लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको बेटा अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इन दोनों ने आपस में क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। तो ऑक्सीजन के पास आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे गोले बनाने जरूरी, ठीक है। ये देखो, ये वाला सर्कल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस वाले सर्कल को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में 2-2 की शेयरिंग हुई, ठीक है। तो इसलिए अपन इस वाले बॉन्ड को बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। चलो अब मैम ट्रिपल भी दिखा दो। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये जो नाइट्रोजन है इसको मैं खुद से बना के बता देती हूँ और अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ठीक है। ये नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 7, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 5। आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं क्रॉस से 1 2 3 4 5। एक और नाइट्रोजन आइटम लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब भैया इन दोनों ने सोचा कि हम दोनों बेटा हम दोनों ना 3-3 इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं, ठीक है, तो इन लोगों ने सोचा कि चलो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन खा लेते हैं, मतलब शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और इसने भी इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। अब देखो कितने हुए सर्कल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों खुश, ठीक है। अब यहाँ पर एक नाइट्रोजन की तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो बन गया ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन गया? ट्रिपल बॉन्ड। इस बॉन्ड को अपन बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब तक तो अपन क्या पढ़ रहे थे भैया? होमो एटम्स, होमो एटम्स के अपन बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर हेटेरो एटम। देखो, वाटर मॉलिक्यूल हैज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन को क्या चाहिए भैया? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अपन ने क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये वाला हाइड्रोजन एक शेयरिंग कर लेगा, ठीक है, और यहां से भी ये वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन की तो वैलेंसी पूरी हो गई है ना। इसके पास कितने हो गए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन कर लिया। इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसको मैं अलग से भी बनाकर बता देती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। यहां है बच्चे ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्टेट में खुश, हाइड्रोजन ड्यूप्लेट में खुश, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? इससे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी इस दूसरे साइड से इससे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। कितना प्यारा डायग्राम बना दिया मैंने, है ना। फिर ये जो ऑक्सीजन होगा, ये भी भैया कुछ लेगा ना कि फ्री फोकट में देके आ जाएगा, है ना, ठन ठन गोपाल। तो यहाँ पर कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए, है ना, थ्रू शेयरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसा डायग्राम बनाकर आ जाना। कितना सिंपल डायग्राम बना दिया मैंने। फिर कोवैलेंट कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो देखो भैया, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब बेटा जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें देखो आयनिक कंपाउंड में क्या हो रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से मतलब ट्रांसफर हो रहा था, है ना, और मतलब एक एलिमेंट, एक एटम जो था वो उस इलेक्ट्रॉन को पूरे तरीके से ट्रांसफर कर रहा था, उसमें कोई शेयरिंग नहीं थी, कोई मिडवे नहीं था। कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है ना कि शेयरिंग होती है ना, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? थोड़ा सा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा वीक होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी वीक होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा डेफिनेट टेम्परेचर जिसमें वो जो कंपाउंड है वो मेल्ट हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा फिक्स्ड टेम्परेचर जिस पर वो जो कंपाउंड है वो बॉइल हो जाए, मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब क्योंकि बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम है ना, तो आसानी से उनके बॉन्ड्स टूट जाएंगे और वो जल्दी अपने बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, है ना। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके पास फ्री आयंस नहीं होते। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए जरूरी है कि आपके पास नहीं, मतलब कंपाउंड्स के पास फ्री आयंस हो। इनके पास बेटा कोई फ्री आयंस होते नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयरिंग में इन्वॉल्व है, इनके पास कोई भी मतलब फ्री आयंस नहीं है, तो उस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते। एक एक्सेप्शन है, वो है ग्रेफाइट, जो अपन आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। दे आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। अब जैसे NaCl में तो क्या हो रहा था? NaCl में चार्ज पार्टिकल फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। अगर आप पानी लेना, उसमें नमक डालना, ठीक है, पानी और नमक आपने डाल दिया, मिक्स कर दिया, उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, जो मैंने पढ़ाया भी था पिछले चैप्टर में, है ना, मेटल्स नॉन मेटल्स वगैरह में, ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी, इसको अगर बेटा झटका दोगे ना, इलेक्ट्रिक करंट दोगे, इलेक्ट्रिक करंट NaCl के सॉल्यूशन को, NaCl सॉल्यूशन को अगर तुम इलेक्ट्रिक करंट दोगे
तो ये जो NaCl होगा वो डिसोशिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब ये जो आयंस होंगे ना वही बिजली दौड़ाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे सॉल्यूशन में से। समझ आ रही है बात? लेकिन बेटा यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो मैंने पूरा डिटेल में ये चीज समझा दी कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, है ना। चलो, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर मतलब, वर्सेटाइल मतलब क्या होता है? वर्सेटैलिटी का मतलब होता है कि वाइड एरे ऑफ कंपाउंड्स बनाना, वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स बनाना। जैसे मैंने बोला कि बेटा हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स, उसमें से एक कार्बन हटा दो तो बच गए 117 एलिमेंट्स। वो 117 एलिमेंट्स भी आपस में एक दूसरे से कंबाइन होकर भी इतने कंपाउंड्स नहीं बना सकते जितना एक लौता कार्बन इतने कंपाउंड्स बना सकता है, ठीक है, उनसे भी ज्यादा बना सकता है, सोचो। तो इसको बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ऐसा क्यों होता है कि कार्बन अकेला एक लौता इतने कंपाउंड्स बनाने की ताकत रखता है ना। तो दो चीजों की वजह से बेटा, पहला होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब होता है कि जो कार्बन है वो अपने ही जैसे एक और कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, और लंबी चेन्स बना सकता है, जो अपन टॉपिक 2 में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। ब्रांच चेन्स बना सकता है, क्लोज रिंग चेन्स बना सकता है ना, क्लोज रिंग्स बना सकता है। सो कंपाउंड कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एक और रीजन होता है जो मैं यहाँ पर अलग से लिख देती हूँ, मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स, जो कार्बन होता है वो 3 तरीके के बॉन्ड्स बना सकता है। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, और एक होता है बेटे ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होता है ना उसको अपन बोलते हैं एल्केन, आगे वाली क्लास में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। तो कैटिनेशन मतलब कार्बन का कार्बन के साथ लिंक होना, ठीक है, और लॉन्ग चेन्स बनाना, ब्रांच चेन्स बनाना, या फिर क्लोज रिंग्स बनाना। टेट्रावैलेंसी, कार्बन की जो बेटा वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ठीक है। अब ये जो कार्बन है वो बेटा किसी के भी साथ जुड़ सकता है ना। आजकल तो लोगों में ये बहुत क्रेज है कि कहीं भी छोड़ के कहीं भी जुड़ गए ना, तो कार्बन है वो किसी के साथ जुड़ सकता है। यहाँ पर क्लोरीन के साथ भी जुड़ सकता है, यहाँ ब्रोमीन के साथ जुड़ सकता है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। एक और चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि अगर बेटा कार्बन तुम्हें ऐसे लिखा हुआ है बस, ठीक है, कार्बन के साथ अगर कुछ नहीं, इसकी वैलेंसी 4 होती है ना, 1 2 3 4, है ना। तो कार्बन के आसपास अगर कुछ नहीं है तो वहां हाइड्रोजन से उसको भर दो, हाइड्रोजन से फिल कर दो, हो गया, ठीक है। तो टेट्रावैलेंसी, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट में जिनकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो दिस इज इट। तो दोस्तों अब समझ गए ना कोवेलेंट कंपाउंड्स का फंडा, शेयरिंग इज केयरिंग। सो दिस इज इट, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो फ्यूकी एजुकेशन ऐप। बाय बाय, थैंक यू।